हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स का ये है सेकंड लेक्चर, और इस लेक्चर पर हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोसेस। प्रोसेस आखिर है क्या। अगर प्रोसेस का मतलब हम हिंदी में बोल लेते हैं होता है प्रक्रिया। प्रोसेस का मतलब हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, अगर हम जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हम मूवी देख रहे हैं, हम वीडियोस देख रहे हैं, हम गाने सुन रहे हैं, मतलब हम यूनिवर्स के अंदर प्रेजेंट हैं। और हम क्या हैं? सिस्टम। हम क्या हैं? सिस्टम। तो सिस्टम जो कुछ भी काम करता है ना, सिस्टम जो कुछ भी काम करे, सपोज करो आइस है, वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो, तो देखो ये भी क्या है? एक प्रोसेस। मतलब क्या हो रहा है? चेंज। प्रोसेस का अगर मैं सिंपल मीनिंग पूछूं तो क्या हो रहा है? चेंज। अब चेंज फिजिकल स्टेट में भी हो सकता है। क्या हो सकता है? फिजिकल स्टेट में भी। या एक पर्सन इस पोजीशन ए पर खड़ा है और एक पोजीशन क्या है? बी। तो ये ए से बी तक मूव कर रहा है ना, तो ये भी क्या है? एक प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस। तो डेफिनेशन कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट पढ़ लो। इट इज अ सिस्टम अंडरगोज इन इट अ सिस्टम अंडरगोज अ चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। एक स्टेट से कहाँ जाएगा? दूसरे स्टेट में। फिजिकल स्टेट की बात करें तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या सॉलिड से डायरेक्ट गैस। और यहाँ पर्सन की बात करें तो ये पोजीशन चेंज कर रहा है, तो ये भी क्या है? प्रोसेस। अब प्रोसेस जो है वो वेरी करती है अलग अलग फैक्टर पर, जैसे टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, प्रेशर पे डिपेंड करेगी, वॉल्यूम पे डिपेंड करेगी, हीट पे डिपेंड करेगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्या? आइसोथर्मल प्रोसेस। तो बेटा जो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन टेम्परेचर निकालें, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल होगा। अब भाई टेम्परेचर ही कांस्टेंट है, मतलब फाइनल और इनिशियल टेम्परेचर दोनों सिमिलर हैं, तो चेंज क्या आएगा? जीरो। डेल्टा टी की वैल्यू क्या आने वाली है इसके लिए? यहां डेल्टा टी इक्वल टू आएगा जीरो, अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है। और आइसो का मतलब क्या होता है बेटा? सिमिलर। आइसो का मतलब क्या होता है? सिमिलर। तो फाइनल और इनिशियल का टेम्परेचर क्या है? सिमिलर। अब हमारे पास ग्राफ है जो हमें प्लॉट करने हैं। पी वर्सेस वी ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हमारे पास एक इक्वेशन होती है, आइडियल गैस इक्वेशन। पी वी इक्वल टू क्या होता है बेटा? एन आर टी। क्या है? एन आर टी। टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। आर क्या है? गैस कांस्टेंट। मोल क्या होंगे किसी सिस्टम के अंदर? कांस्टेंट। तो यहां पर देखो, टेम्परेचर कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, एन कांस्टेंट। तो पी वी इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है? कांस्टेंट ही तो आ रहा है। तो पी प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? 1/v। क्या हुआ? 1/v। तो क्या बनेगी? पैराबोला। बना दो। वेट अ मिनट, डायग्राम। ज़्यादा डिज़ाइन नहीं करना चाहिए, ज़्यादा डिज़ाइन के चक्कर में भी गड़बड़ हो जाता है। ये बना P वर्सेस V। अब है वॉल्यूम और टेम्परेचर का कर्व। या टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है, तो आप वॉल्यूम मर्जी पड़े जितना बढ़ाओ, वॉल्यूम मर्जी पड़े आप जितना बढ़ा लो, यहाँ पर जो आपका टेम्परेचर है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा। अब देखो, प्रेशर और टेम्परेचर कर्व है। भाई अभी अभी बोला है टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो प्रेशर आप मर्जी पड़े जितना बढ़ा लो, भले इनफाइनाइट कर दो, टेम्परेचर तो क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा। तो पैरेलल टू क्या आएगा? वाई एक्सिस। पैरेलल टू क्या आ रहा है? वाई एक्सिस। तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ आपका? आइसोथर्मल प्रोसेस। ग्राफ देख लेना भाई, इंपॉर्टेंट होते हैं। आइसोबैरिक प्रोसेस की बात करें तो आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो बार बेटा किसकी यूनिट होती है? सर प्रेशर की होती है। तो आपका प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। और बेटा अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो चेंज इन प्रेशर भी क्या आने वाला है? जीरो ही आएगा। भाई यहां टेम्परेचर क्या था? कांस्टेंट, तो चेंज क्या आया? जीरो।
तो प्रेशर क्या है कांस्टेंट, डेल्टा पी क्या है 0। सर पी फाइनल माइनस पी इनिशियल लिखो ना, फीलिंग नहीं आ रही? अरे क्यों टाइम वेस्ट करना बेटा ज़्यादा फीलिंग लेने के चक्कर में, सिर्फ इतना ही याद रखो। अब सर डेल्टा पी 0 है तो क्या हम डी पी भी 0 लिख सकते हैं? हाँ बेटा लिख सकते हो, इंस्टेंटेनियस भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ग्राफ की बात करते हैं प्रेशर और वॉल्यूम की। तो यहां देखो पैरामीटर कौन सा कांस्टेंट है? प्रेशर। तो आपकी मर्जी पड़े वॉल्यूम को कितना भी बढ़ा लो, वॉल्यूम को कितना भी बढ़ा लो, प्रेशर तो क्या रहेगा कांस्टेंट। प्रेशर क्या रहेगा कांस्टेंट। अब देखो इस डायरेक्शन में जाने पर वॉल्यूम क्या है इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम क्या है इंक्रीज हो रहा है। तो जब कोई भी पैरामीटर इंक्रीज हो ना तो आंख बंद करके लिख देना, वो इंडिकेट करेगा किसको? एक्सपेंशन को। ये क्या आएगा? एक्सपेंशन। सपोज करो इस डायरेक्शन में जा रहे होते तो वॉल्यूम क्या है आपका डिक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो उसे क्या लिखते हैं आप? कंप्रेशन। एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन। अब वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, प्रेशर तो है नहीं तो कोई बात नहीं है यार, इक्वेशन तो हमें पता है ना, पी वी इक्वल टू क्या हो गया एन आर टी। वी कॉन्स्टेंट, एन कॉन्स्टेंट, आर कॉन्स्टेंट, क्या है सारे कॉन्स्टेंट। तो पी प्रोपोर्शनल टू क्या, वी प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है यहां से देख लो, एन कॉन्स्टेंट आर कॉन्स्टेंट, और प्रेशर तो कॉन्स्टेंट है ही है। तो वी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है? टी के। वी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया? टी के। तो स्ट्रेट लाइन जाएगी कहां से? ओरिजिन से। अगेन अगर ऊपर की तरफ गए तो होगा क्या? एक्सपेंशन। नीचे की तरफ आए तो क्या होगा? कंप्रेशन। अब प्रेशर और टेम्परेचर का कर्व है थर्ड वाला बेटा। तो एक चीज देखो, प्रेशर क्या है आपका? सर प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो आप टेम्परेचर को मर्जी पड़े जितना बढ़ा लो, मर्जी पड़े जितना बढ़ाओ, प्रेशर तो क्या रहेगा? कांस्टेंट ही रहेगा आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर। नेक्स्ट प्रोसेस है ये है आइसोकोरिक प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस है वो है आइसोकोरिक प्रोसेस। अब देखो बेटा जब आइसोकोरिक की बात करते हैं ना तो यहां पैरामीटर कौन सा कांस्टेंट रहेगा? वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम क्या आने वाला है? 0 ही आएगा। चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा आपका? 0 ही आएगा। तो देखो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व है, आप प्रेशर को मर्जी पड़े जितना बढ़ा लो, वॉल्यूम तो बेटा जी आपका कांस्टेंट ही रहने वाला है। क्या रहेगा? कांस्टेंट। सेकंड में सर सेकंड में क्या करोगे भाई? वॉल्यूम और टेम्परेचर है, अभी अभी बताया है वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कितना भी बढ़ा लो क्या होगा? यही रहेगा। सर प्रेशर और टेम्परेचर का कैसे बनाओगे अब आप बताओ सर? प्रेशर और टेम्परेचर है, वॉल्यूम तो है नहीं। तो बेटा घबराने का नहीं, अपने पास क्या है? पी वी इक्वल टू एन आर टी। कॉन्स्टेंट क्या है? वॉल्यूम। मोल भी क्या है? कांस्टेंट। आर भी क्या है? कांस्टेंट। तो P प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है? T। तो ये हो गया स्ट्रेट लाइन। ये क्या हुआ? स्ट्रेट लाइन। अब देखो इस डायरेक्शन में जाओगे तो होगा क्या? एक्सपेंशन, इंक्रीज हो रहा है। इसमें जाओगे तो क्या होगा? कंप्रेशन। इधर जाओगे इंक्रीज हो रहा है एक्सपेंशन, डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? कंप्रेशन। इन चीज़ों को याद रखना थोड़ा सा। अब एक क्वेश्चन लिया है यहाँ पे, 10 लीटर O2 गैस प्रेजेंट इन 10 लीटर O2 गैस प्रेजेंट इन कंटेनर एंड कंटेनर डियर इट इज क्लोज्ड एक्चुअली, कंटेनर इज क्लोज्ड, कंटेनर इज क्लोज्ड at 200 Kelvin temperature. If the temperature of system increases by 273 Kelvin then, भाई देखो टेम्परेचर क्या है हमने बढ़ाया है। देखो ये हमारे पास एक क्लोज कंटेनर है, ये क्लोज कंटेनर है। अब कंटेनर अगर क्लोज है तो एक चीज बताओ, टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो आइसोथर्मल तो होगा नहीं। अब यहां पर ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, देखना भाई ये नंबर ऑफ क्या है आपके? मोल्स दिए हुए हैं।
इसके अंदर आप कितना भी टेम्परेचर इंक्रीज कर लो, आप कितना भी टेम्परेचर इंक्रीज कर लो, यहां से मास का ट्रांसफर तो नहीं होगा। आइसोलेटेड में फर्स्ट लेक्चर पे बता चुका हूं, मास का ट्रांसफर तो नहीं होगा। अगर मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा, जब मोल्स बाहर जा ही नहीं रहे, तो वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट। और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या आएगा? आइसोकोरिक। सर प्रेशर के बारे में बताओ ना, तो देखो बेटा, पीवी इक्वल टू क्या होता है? एनआरटी होता है। वॉल्यूम क्या हो गया? कांस्टेंट। अब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, अब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो नंबर ऑफ कॉलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? इंक्रीज। नंबर ऑफ कॉलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? इंक्रीज। अगर नंबर ऑफ कॉलिजन इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब वहां प्रेशर भी क्या हो रहा होगा? इंक्रीज हो रहा होगा। तो आइसोबैरिक नहीं होगा, आंसर क्या जाएगा? आइसोकोरिक ही जाएगा। अगली प्रोसेस की बात करते हैं। अगला प्रोसेस है अपना एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस, और ढंग से समझना है इसको बेटा। इन इट देयर आर नो exchange of heat. There are no exchange of heat between system and surrounding. Between system and surrounding. अब एक चीज देखो, आखिर एनर्जी का ट्रांसफर होता कैसे होगा सिस्टम और सराउंडिंग में? ये आपका एक सिस्टम है, ठीक है, और ये आपकी एक सराउंडिंग है। ये क्या बना दिया मैंने? सराउंडिंग। ये आपका सिस्टम, ये आपका सराउंडिंग। अब देखो, सिस्टम के अंदर क्या है? एनर्जी। अब सिस्टम से सराउंडिंग में एनर्जी का ट्रांसफर करना है, तो ध्यान रखना, एनर्जी का ट्रांसफर डायरेक्ट नहीं होता कभी भी। एनर्जी का ट्रांसफर डायरेक्ट नहीं होता। एनर्जी पहले या तो कन्वर्ट होगी किसमें? वर्क में, और या कन्वर्ट होगी हीट में, या वर्क में या हीट में। अब ये वर्क पहुंचेगा कहाँ? सिस्टम अंकल के पास। और ये हीट भी कहाँ पहुंचेगी? सॉरी, सराउंडिंग अंकल के पास। किसके पास? सराउंडिंग अंकल। अब सराउंडिंग अंकल क्या करेंगे पता है? इस वर्क को कन्वर्ट कर लेंगे किसमें? एनर्जी में, या इस हीट को कन्वर्ट कर लेंगे एनर्जी में। तो एक चीज अपने दिमाग में फिट कर लो बेटा, जब भी सिस्टम से सराउंडिंग जाओगे ना, तो डायरेक्ट एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा। एनर्जी आइदर कन्वर्ट इन वर्क और इन हीट, और ये वर्क और हीट पहुंचेगी कहां? सराउंडिंग की बाउंड्री पर, और वहां से ये सराउंडिंग में किस में कन्वर्ट होंगे? एनर्जी में। तो यहां पर नो एक्सचेंज ऑफ हीट लिखा हुआ है, नो एक्सचेंज ऑफ हीट लिखा हुआ है। तो इस चीज को ढंग से देख लो। तो यहां पर एक लाइन लिख देते हैं, हीट एंड वर्क generate, heat and work generate during the transfer of energy। और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी किस किस के बीच? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच। तो ये पॉइंट बेटा जितने भी है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट है। बच्चे को थर्मोडायनेमिक्स से डर लगता है, क्यों? उसके बेसिक्स अच्छे नहीं होते, वो पॉइंट्स को क्लियर नहीं करता, वो डायरेक्ट फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ पर पहुंच जाता है। पहले बेसिक्स क्लियर करो। देखो, आपसे क्यू बोले और डी क्यू बोले, डी क्यू बोले और क्यू बोले, याद रखना एक ही बात है दोनों।
एक ही बात है, बिल्कुल अलग अलग नहीं है। तो यहां पर आपको अगर Q इक्वल टू 0 दे दे तो भी करेक्ट है, और डी क्यू इक्वल टू 0 दे दे तो भी करेक्ट है। याद रखना, Q और डी क्यू सेम बात है। अगर Q 0 है तो डी क्यू भी क्या माना जाएगा, 0 ही माना जाएगा। बच्चे ये बोलते हैं सर हीट ट्रांसफर नहीं हो रही, तो एडियाबेटिक में Q कांस्टेंट लिख दो। बेटा कांस्टेंट नहीं लिखते, Q की वैल्यू क्या लिखोगे आप यहाँ पे, 0, तो डी क्यू भी क्या होगा, 0। अगर सेम बात करें ना W और डी डब्ल्यू, ये दोनों भी एक ही बात है, दोनों अलग अलग नहीं है कि दोनों को आप अलग अलग सोचो। अगला प्रोसेस है हमारा, इंपॉर्टेंट है भाई, फिफ्थ वाला, साइक्लिक प्रोसेस। फिफ्थ है हमारा क्या, साइक्लिक प्रोसेस। तो देखो साइक्लिक प्रोसेस की बात करें तो यहां याद रखना स्टेट चेंज नहीं होती सिस्टम की, नो चेंज इन स्टेट ऑफ सिस्टम। मतलब फाइनल और इनिशियल दोनों क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। मैं कुछ ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना। प्रेशर और वॉल्यूम कर्व ले लिया मैंने, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कई चीज क्लियर करूंगा इस ग्राफ में, तो ढंग से समझना। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। 4 पॉइंट हैं। ए से कहाँ गए, बी पर, बी से सी पर, सी से डी पर और डी से कहाँ गए, ए पर। अब ग्राफ को पढ़ना चालू करना, हम दोबारा से वापस कहाँ लौट के आ रहे हैं, अपनी इनिशियल पोजीशन। हमारी इनिशियल पोजीशन क्या है, ए, वहीं पर हम वापस लौट के आ रहे हैं। तो देखो इस लाइन पर क्या कांस्टेंट है, अगर आप गौर करो ना, बहुत शानदार चीज है। प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। अब प्रेशर आपका कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट को कौन सी पोजीशन कहते हैं, आइसोबैरिक। आपको पता होगा, अभी अभी बताया है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो ये होगा आइसोबैरिक। और मैंने ये बताया था कोई भी चीज बढ़ रही हो, देखो यहां पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, यहां पर क्या है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। देखो यहां से यहां पहुंचे तो वॉल्यूम क्या हुआ, बढ़ा। और जब भी कोई बढ़ता है ना उसे बोलते हैं एक्सपेंशन, उसे क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन। और जब भी एक्सपेंशन लिखो ये सेल्फ अंडरस्टूड होना चाहिए, इसका मतलब है हीटिंग। इसका मतलब क्या है, हीटिंग। अब बी से सी आओ, तो देखो बी से सी क्या कांस्टेंट आ रहा है, वॉल्यूम। बी टू सी क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम। तो ये प्रोसेस कौन सी हो गई आपकी, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आइसोकोरिक। क्या है ये, आइसोकोरिक। और एक चीज अगर गौर करो ना, बहुत शानदार है, जैसे जैसे आप नीचे मूव कर रहे हो वैसे वैसे आपका प्रेशर क्या है, डिक्रीज हो रहा है। और कोई भी क्वांटिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो उसे क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक कंप्रेशन। आइसोकोरिक तो प्रोसेस है, कंप्रेशन क्यों लगाया, क्योंकि वैल्यू कम हो रही है। और कंप्रेशन का मतलब क्या होता है, कूलिंग। क्या होता है इसका मीनिंग, कूलिंग। आप C2D जा रहे हो, फिर देखो यार, फिर प्रेशर कांस्टेंट आ गया, मतलब दोबारा से कौन सी प्रोसेस है ये, आइसोबैरिक। लेकिन अब एक चीज देखो, इस डायरेक्शन में जब आप मूव कर रहे हो तो वॉल्यूम क्या है, कम हो रहा है। वॉल्यूम कम हो रहा है तो एक्सपेंशन ना होके क्या होगा बेटा, कंप्रेशन। एक्सपेंशन ना होकर क्या होगा, कंप्रेशन। और इस कंप्रेशन को ही हम कहते हैं क्या, कूलिंग। क्या कहते हैं, कूलिंग। अब लास्ट पार्ट बचा कौन सा आपका, D2A। कहाँ जा रहे हैं हम, D2A। तो D2A में देखो फिर दोबारा से वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, लेकिन प्रेशर की वैल्यू क्या है, बढ़ रही है। प्रेशर की वैल्यू क्या है, बढ़ रही है। तो इसका जो नाम आएगा ये होगा आइसोकोरिक एक्सपेंशन। क्या होगा, आइसोकोरिक
एक्सपेंशन ही होगा, और एक्सपेंशन पे क्या होता है, हीटिंग। तो ग्राफ हमें पढ़ना आना जरूरी है भाई, ग्राफ आने चाहिए समझ में हमारे। अब जैसे मैं एक ग्राफ और बना दूं यार, यहां पर टाइम पास कर लेते थोड़ा सा। ये ग्राफ बनाया मैंने, पी और वी। अब ये देखो, मैंने ये बोला ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, हम ए से बी भी गए और फिर बी से वापस ए पे आ गए। कभी कभी हम ये बोल देते हैं ना डेफिनेशन के अंदर कि इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या होती है, सिमिलर। कहाँ है साइक्लिक प्रोसेस, हेडिंग डाली क्या मैंने? हाँ, कभी कभी हम ये बोल देते हैं ना कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होनी चाहिए तो साइक्लिक होता है। साइक्लिक में याद रखना एक साइकिल बनना चाहिए। यहां पर ए से बी तो गए और बी से ए भी आए, देखो ए से बी गए और बी से ए आए, वापस आ रहे हैं हम इनिशियल पर, वापस हम इनिशियल पर आ रहे हैं, लेकिन ये साइक्लिक प्रोसेस नहीं है, ये साइक्लिक प्रोसेस नहीं है। अब देखो प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, ये इंडिकेट कर रहा है वैल्यू इंक्रीज हो रही है। जब इंक्रीज हो रही है तो होता है क्या, आइसो, प्रेशर कांस्टेंट है तो बैरिक इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, कंप्रेशन। क्या होगा, कंप्रेशन। यहां पर भी प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन डिक्रीज हो रही है किसकी वैल्यू, वॉल्यूम की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। बाय मिस्टेक में पहले प्रेशर बोल गया था, डिक्रीज किसकी वैल्यू हो रही है, यहां पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ये वॉल्यूम इंक्रीज, यहां पर वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज। प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, तो आइसो बैरिक, अरे कंप्रेशन लिख गया गलती से यार, इसको एक्सपेंशन कर लेना, ये एक्सपेंशन है। ये क्या आ रहा है आपका, कंप्रेशन, और कंप्रेशन का मतलब कूलिंग, एक्सपेंशन का मतलब होता है हीटिंग। अब मैं यहां पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसका आंसर दीजिएगा भाई समझ के। ए पोजीशन, बी पोजीशन, सी पोजीशन और डी पोजीशन, यहां प्रेशर P1, यहां V1, यहां T1, यहां P2, यहां V2, यहां T2। T1 ले लो, यहां पे यहां ले लो T1, यहां ले लो P1, यहां V2, यहां ले लो T2, और यहां ले लो P2, यहां ले लो V1 और यहां ले लो T2। अब आपको रिलेशन बताना है ए और बी में क्या होगा, ए और बी में क्या रिलेशन है सोचो। ये P1 ये P2 वेरी कर रहा है, V1 ये V2 वेरी कर रहा है, T1 और T2 सेम है, मतलब टेम्परेचर सेम है, तो प्रोसेस कौन सा हो गया, आइसोथर्मल प्रोसेस। चलो बी और सी में रिलेशन देखना क्या है जरा, इधर P2 है, इधर P1 वेरिएबल, इधर V2 है, इधर V2, क्या है ये दोनों, कांस्टेंट। टेम्परेचर T1 और टेम्परेचर क्या है T2, तो यहां पर क्या रिलेशन आ गया बेटा, देखो वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, तो आइसोकोरिक प्रोसेस आ रहा है। क्या आ रहा है, आइसोकोरिक। अब सी और डी में रिलेशन निकाल के बताओ, देखो जरा सी और डी क्या होने वाला है। सी में क्या है P1, ये क्या है P2 वेरी कर रहा है, ये V2 है, ये V1 वेरी कर रहा है, T2 और T2 क्या है सेम, तो टेम्परेचर सेम है, तो प्रोसेस क्या आएगा, आइसोथर्मल आएगा। तो इस तरह आपको फाइंड करना है कि कौन सा प्रोसेस क्या होगा। अगला जो टॉपिक है ना बेटा, अगला टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बच्चा इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहता है। टॉपिक है रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल प्रोसेस। इररिवर्सिबल प्रोसेस आराम से समझेंगे, तसल्ली से, कोई जल्दबाजी नहीं है बेटा। पानी वानी पी लो आराम से, मैं भी पानी पी लेता हूं तब तक। देखो समझाने की कोशिश करते हैं।
समझ में आ जाए तो अच्छी बात, बोलो जय जगन्नाथ। नहीं आए तो भी अच्छी बात, तब भी बोलना है जय जगन्नाथ भाई। देखो इधर, यहां पर मैंने एक पिस्टन लगा दिया, यहां मैंने पिस्टन लगा दिया। इस पिस्टन ने प्रेशर पी अप्लाई किया, पी अप्लाई किया तो ये पिस्टन नीचे की तरफ गया, और इसमें प्रेजेंट है क्या, गैसियस मॉलिक्यूल्स। जैसे ही इसने प्रेशर अप्लाई किया, वैसे ही ये मॉलिक्यूल्स इसको बोलेंगे भाई ऐसा है, दादागिरी तो दिखा मत, जिस जगह से आया है ना उस जगह वापस पहुंच। मतलब जितना फोर्स इसने नीचे लगाया है, जितना इसने नीचे लगाया है, इतना ही ये सिस्टम किस पे लगाएगा, पिस्टन पे। जितना पिस्टन ने सिस्टम पे लगाया, उतना ही सिस्टम किस पे लगाएगा, पिस्टन पे। अब देखो यहां पर एक चीज देखना, फिर इसने दोबारा से फोर्स लगाना ट्राई किया, फिर ये फोर्स लगा के थोड़ा सा और नीचे पहुंचा, नीचे पहुंचा। जैसे ही ये थोड़ा और नीचे पहुंचा, वैसे ही भाई सिस्टम का दिमाग हो गया खराब। सिस्टम ने उतना ही फोर्स का लगा दिया ऊपर की तरफ। पेन चेंज कर देते हैं। सिस्टम ने उतना ही फोर्स का लगा दिया ऊपर की तरफ। तो देखो जितना पिस्टन नीचे लगा रहा है, उतना ही सिस्टम पिस्टन को कहां शिफ्ट कर रहा है, ऊपर की तरफ। तो यहां पर आप एक चीज देख रहे हो, एक इक्विलिब्रियम बन रहा है। यहां पर क्या बन रहा है, इक्विलिब्रियम। तो एक चीज याद रखना, इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ इक्विलिब्रियम। यहां पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम प्रेजेंट होगा। आप एक चीज बताओ यार, सिंपल सी बात है, इस प्रोसेस को होने में कितना टाइम लगेगा। जितना प्रेशर नीचे लगेगा वो उतना ऊपर लगाएगा, जितना नीचे लगेगा उतना ऊपर, जितना नीचे उतना ऊपर। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी। मतलब इसको कंप्लीट होने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा। इन पॉइंट्स को याद रखना, टाइम लगेगा क्या, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट टाइम के साथ साथ यहां पर इनफाइनाइट स्टेप भी लगने वाली हैं। कितनी स्टेप लगेंगी, इनफाइनाइट स्टेप। हमें नहीं पता भैया कब होगा ये पूरा, हम नहीं जानते ये इरिवर्सिबल बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि जितना फोर्स ऊपर से नीचे आया, उतना नीचे से कहां गया, ऊपर। और बेटा सबसे मजेदार बात बताऊं, बहुत ज्यादा शानदार, कि ये जो है ना नॉन डायरेक्शनल फोर्स है, कोई डायरेक्शन नहीं है इसकी। ये क्या है, नॉन डायरेक्शनल फोर्स। और सुनोगे इसकी मजेदार बात, मजेदार बात सुनो इसकी। ये सिर्फ हाइपोथेटिकल अप्रोच है, मतलब थ्योरेटिकल अप्रोच है, प्रैक्टिकल नहीं है। हाइपोथेटिकल अप्रोच, करेक्ट कर लेना भाई इंग्लिश को, हाइपोथेटिकल अप्रोच। और एक बात मैंने बताया, जितना प्रेशर नीचे लगा उतना प्रेशर कहाँ लग रहा है, ऊपर। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, इक्वल टेंडेंसी टू मूव, इक्वल टेंडेंसी टू मूव इन बोथ डायरेक्शन, इन बोथ डायरेक्शन। अब इधर आओ सर, इधर का भी समझाओ। देखो भाई यहां पर हमने एक सिस्टम बना दिया, इसके ऊपर भी एक पिस्टन लगा दे रहे हैं। यहां पर क्या प्रेजेंट है, गैसियस मॉलिक्यूल्स। भाई डायग्राम बनाना ज़्यादा अच्छा नहीं आता, ठीक है, तो डायग्राम पे मत जाना, कंटेंट पे जाओ, कंटेंट शानदार मिलेगा, समझ में आएगा सारा कुछ। देखो भाई इसने प्रेशर अप्लाई किया नीचे की तरफ, किया बिल्कुल। जैसे ही प्रेशर नीचे की तरफ अप्लाई किया, ये पिस्टन कहां शिफ्ट हो रहा है आपका, नीचे की तरफ। अब ऐसा नहीं है कि अपोजिट फोर्स नहीं लगेगा, अपोजिट फोर्स लगेगा, लेकिन ये जो पिस्टन है ये कंटिन्यू डाउन साइड फोर्स अप्लाई करता जाएगा। ये सिस्टम को इतना मौका नहीं देगा कि सिस्टम इसके ऊपर इतना फोर्स लगा पाए कि दोबारा से रिवर्सिबल बना दे।
तो यहां पर एक चीज देखो, जो हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो प्रेशर हम एक ही डायरेक्शन में अप्लाई करते जा रहे हैं। प्रेशर कहाँ है, एक ही डायरेक्शन में अप्लाई करते जा रहे हैं। तो यहां पर एक चीज याद रख लीजिएगा कि ये होता है डायरेक्शनल, वो होता था नॉन डायरेक्शनल, ये होता है क्या आपका डायरेक्शनल। ये आया इसका पहला पॉइंट। दूसरा, आपको पता है पिस्टन को नीचे शिफ्ट करते जाओ तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पिस्टन पूरा की पूरा नीचे पहुंच जाएगा। तो इसको कंप्लीट होने में फाइनाइट टाइम लगता है, मतलब डेफिनेट टाइम है इसे कंप्लीट होने में। अब नेक्स्ट बात करें, अगर फाइनाइट टाइम है तो स्टेप भी क्या होंगी, फाइनाइट। ये फाइनाइट स्टेप में क्या हो जाएगा, कंप्लीट। अब बात करें यहां पर एक चीज देखो, हम एक्सटर्नल प्रेशर को कम या ज्यादा कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे। हम एक्सटर्नल प्रेशर को कांस्टेंट रख के चल रहे हैं, लगातार उतना ही प्रेशर लगा रहे हैं। तो यहां पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट किस प्रोसेस के अंदर रहेगा। तो भैया दिमाग में फिट कर लेना कि इर्रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर एक्सटर्नल प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, यहां पर एक्सटर्नल प्रेशर क्या करेगा, वेरी करेगा। ये क्या करेगा, वेरी। सर ये तो आपने बोला हाइपोथेटिकल है, यस बेटा। तो सर ये तो यार ऑब्वियस है, ये रियल है, यही रियल प्रोसेस है। यूनिवर्स में जो कुछ भी हो रहा है ना, जो कुछ भी हो रहा है यूनिवर्स में, मतलब जितनी भी नेचुरल प्रोसेस है यूनिवर्स की, वो सभी एग्जाम्पल होते हैं किसका, इर्रिवर्सिबल प्रोसेस का। ऑल नेचुरल प्रोसेस, ऑल नेचुरल प्रोसेस, सारी प्रोसेस क्या है आपकी, नेचुरल प्रोसेस ही हैं, परेशान मत होना। अब हम जाते हैं किस पर, क्वेश्चन करोगे क्या, चलो क्वेश्चन बाद में देखेंगे, पहले थ्योरेटिकल पार्ट पे जाते हैं, इसके बेसिक्स क्लियर करते हैं। अब आते हैं हम किस पर, जिसमें बच्चा सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहता है, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन, तो चलो देखो समझाने की कोशिश करते हैं। यहां पर सपोज करो कोई बंदा है एक्स, सर ये क्या टेढ़ा बना दिया, अबे टेढ़ा ही है ये बंदा, ठीक है टेढ़ा है पर मेरा है, खा मत जाना, टेढ़ा है पर मेरा है। तो अब ये बंदा यहां से इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गया, पहुंचा, चुपचाप शांति से पहुंच गया। अब एक हमारे पास नटखट बंदा है बेटा बहुत ज़्यादा, जिसका नाम है प्यारेलाल। एक है हमारे पास प्यारेलाल, ये दिख तो रहे हैं सीधे पर हैं बहुत टेढ़े। मैंने बोला बेटा आपको भी ए से बी पर जाना है, इसने बोला ठीक है सर मैं ए से बी पर जा रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट भाई इसको मिल गई इसकी बंदी, इसको पता था इसकी बंदी का घर है यहाँ पर, तो ये मिला इस बंदी से और थोड़ा इलू इलू किया, प्यार मोहब्बत की बातें की और उसके बाद पहुंचा यहाँ पर, उसके बाद पहुंचा ये यहाँ पर। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये भाई साहब यहाँ से यहाँ तक गए तो इन्होंने कोई वर्क किया, यस। ये भाई साहब ए से बी तक जा रहे हैं लेकिन अपनी बंदी से मिलके जा रहे हैं, तो कोई भाई वर्क करके जा रहे हैं, कोई काम करके जा रहे हैं, यस। और काम करने के लिए भाई इसको हीट भी तो चाहिए होगी, यस बिल्कुल चाहिए होगी। तो देखो यहाँ वर्क डायरेक्ट ए से बी पे पहुंचा, यहाँ ए से बी पे पहुंचा तो सही, लेकिन रास्ते में इसको कौन मिली, इसकी प्रेमिका, और अपने प्रेमिका से क्या कर रहा है, बात, और बात कर रहा है तो बात करने में क्या करेगा, वर्क, और वर्क किसके थ्रू होगा, हीट के थ्रू। तो एक चीज देख लो, वर्क और जो हीट है वो पाथ पे डिपेंड कर रहे हैं, पाथ पे डिपेंड कर रहे हैं, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे नहीं कर रहे, किस पे कर रहे हैं, पाथ पे डिपेंड कर रहे हैं।
तो बेटा ऐसे फंक्शन जो पाथ पर डिपेंड करें, क्या बोला मैंने, ऐसे फंक्शन जो पाथ पर डिपेंड कर रहे हैं उन्हें क्या बोलते हैं, पाथ फंक्शन। तो यहां लिख दो डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड और ये किस पे डिपेंड करेगा, स्टेट फंक्शन है तो इनिशियल और फाइनल पर ही करेगा। डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। देखो भाई अब आराम से सुनना, बताता हूं क्या क्या है। अगर आपको वर्क बोल दे या डिस्टेंस बोल दे, वर्क बोला, डिस्टेंस बोला, हीट बोला और हीट कैपेसिटी बोला, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना बेटा, बच्चे रटते रहते हैं सारी चीजें। ये है कैपेसिटी, कौन सी, हीट। देखो वर्क, डिस्टेंस, हीट और हीट कैपेसिटी, क्या बोला मैंने, वर्क, डिस्टेंस, हीट और हीट कैपेसिटी, ये ही आपके पाथ फंक्शन हैं। इनके अलावा एग्जामिनर कोई भी आपको एग्जाम्पल दे दे उसे आंख बंद करके ठोक देना, स्टेट फंक्शन है। कौन से फंक्शन है, स्टेट फंक्शन। जैसे मैं ले लूं यार टाइम पास करने के लिए, जैसे मैं एग्जाम्पल लिखूं, मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट, सर आपने बोला था डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट तो होगा ही नहीं। मैं लिख दूं एंथैल्पी, क्या हीट है, नहीं है यार, एंथैल्पी लिखा है मैंने। मैं लिख दूं एंथैल्पी, मैं लिख दूं एंट्रोपी, मैं लिख दूं गिब्स फ्री एनर्जी, मैं लिख दूं वॉल्यूम, मैं लिख दूं प्रेशर, मैं लिख दूं टेम्परेचर। आप सिर्फ चेक करो इन चारों में से कोई तो नहीं है, इन चारों में से नहीं है। स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन, स्टेट 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 स्टेट, सारे क्या होंगे आपके, स्टेट फंक्शन। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं भाई, ये क्वेश्चन देके ले लेते हैं क्वेश्चन यहां पर, विच वन a state function, which one a state function। तो आराम से देखना और सोचना, हीट स्टेट फंक्शन है क्या, नहीं है सर आपने बताया था। वर्क स्टेट फंक्शन है क्या, नहीं है सर आपने बताया था। अब सुनना भाई, गिब्स फ्री एनर्जी लिख दिया मैंने और एंथैल्पी लिख दिया। मोर देन वन करेक्ट आंसर आएगा आपका बेटा, यहां पर मोर देन वन करेक्ट है। तो देखो हीट तो नहीं है, हीट क्या है, पाथ फंक्शन। वर्क क्या है, पाथ फंक्शन। गिब्स फ्री एनर्जी, स्टेट, ये भी कौन सा है, स्टेट फंक्शन। क्या है, स्टेट फंक्शन। एक एग्जांपल और है जिसे मैं लेना पसंद करूंगा, अच्छा क्वेश्चन है, बच्चा जिसमें माथ खाता है और भाई मॉड्यूल में भर भर के दिए हुए हैं क्वेश्चन। प्रेशर और वॉल्यूम है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। देखो एक तो हम इस पाथ से जा रहे हैं और एक हम इस पाथ से जा रहे हैं, दो पाथ है हमारे पास। यहां है W1, यहां है Q1, यहां है Q2, U2, इंटरनल एनर्जी चेंज। W1, Q1 और क्या, U2। और यहां पर दिया हुआ है W2, Q2 और U2। ऑप्शन दे रहा हूं चार। फर्स्ट है W1 इक्वल होगा किसके, W2 के। सेकंड Q1 इक्वल होगा किसके, Q2 के। थर्ड U1 इक्वल होगा किसके, U2 के।
फोर्थ है नन ऑफ द अबव, फोर्थ है नन ऑफ द अबव। अब एक चीज देखना आराम से, मेरी बात ढंग से समझो। वर्क कौन सा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन? पाथ। तो ये डिपेंड करेगा हम किस पाथ से जा रहे हैं, हम इससे जा रहे हैं या इससे जा रहे हैं, तो ये तो आएगा नहीं। Q1 और Q2, Q1 भी क्या बताया था मैंने आपको, पाथ फंक्शन। U1 इक्वल टू U2, U1 इक्वल टू U2। भाई ना तो ये वर्क है, ना ये हीट है, ना हीट कैपेसिटी है, ना डिस्टेंस है, इन चारों में से कोई सा नहीं है, तो भाई आंसर ठोक दो, क्या होगा, थर्ड। क्या होगा, थर्ड। तो ये देख लो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या कवर कर लिया। जो बेसिक्स हैं वो सारे हमने कवर कर लिए। प्रोसेस मैंने आपको आइसोथर्मल बताया, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक बता दिया एग्जाम्पल के साथ, साइक्लिक बता दिया, ये इंपॉर्टेंट है, बच्चा गलती कर जाता है इसमें, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, क्वेश्चन भी ले लिए। तो नेक्स्ट पे हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, सो रिवाइज कर लें। लेक्चर जो है इसका फर्स्ट लेक्चर का प्रीमियर मैंने आज लगा दिया है, सेकंड का ट्राई करते हैं आज लगाएं या कल लगाएं। तो आपका टेस्ट है 15 को, उससे पहले आपको थर्मोडायनेमिक्स के सारे लेक्चर मिल जाएंगे। टिल देन टेक केयर।